ऐड आ रहा है क्या? हाँ, अरे ऐड तो स्किप कर दो। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो मेरा नाम है रुपेश चौधरी और मैं आप सभी का यकीन 2.0 में बॉटनी की फर्स्ट क्लास पे स्वागत करता हूं। तो बच्चों, बहुत बड़ा दिन है। आज से हमारा बॉटनी स्टार्ट हो रहा है और आप पूरे जोश के साथ आए होंगे, पूरे डिसिप्लिन के साथ आए होंगे, पूरे ऑनेस्टी के साथ आए होंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ आए होंगे और बहुत सारी इच्छा शक्ति के साथ आए होंगे। आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार नीट का एग्जाम लिखेंगे। हो सकता है काफी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी नीट का एग्जाम लिखा था बट उनका नीट का एग्जाम अनफॉर्चुनेटली खराब हो गया। तो हर तरह की पॉपुलेशन आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है। बच्चों, हिम्मत नहीं हारना। अगर आपने इस बार नीट का एग्जाम लिखा, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया या कोई पोर्शन आपका खराब हो गया या आप उतना अच्छा नहीं कर पाए या फिर आप पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं थे, ठीक है, कोई भी कारण रहा हो इनमें से जिसकी वजह से आप उतना बेटर नीट के एग्जाम में नहीं कर पाए। कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार नीट का एग्जाम लिखने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी लोग आज इस क्लास को लगाने आए हैं या जितने भी लोग पीडब्ल्यू में यकीन 2.0 के साथ जुड़े हैं बच्चों, आप सभी को सबसे पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेना चाहिए। आपने लिया होगा और अपने पेरेंट्स की जो आशीर्वाद है, अपने पेरेंट्स की जो ब्लेसिंग है वो भी आपने ली होगी, क्योंकि बिना आशीर्वाद के, बिना ब्लेसिंग के हम कोई भी जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आप बहुत निराश हैं, है ना, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप दुखी हैं, तो मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। आप जरा इस चीज को देखिए तो शायद कहीं ना कहीं आपको एनर्जी मिलेगी। आप ध्यान से देखिए। ये बच्चा है, मम्मी कोठी में काम करती हैं खाना बनाने के लिए। मतलब इनकी मम्मी किसी के घर में काम करती थी, तब जाके इनके घर में पैसा आता था और इस बच्चे ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला। आप यहां पर देखिए, बच्चा समोसा तलता था जिसकी वजह से इनका घर चलता था और ये पढ़ाई करता था। इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला। ये बच्चा कश्मीर का है जो लकड़ी का काम करता था, इन्होंने मेहनत की, इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला। ये बच्चा देखिए मजदूरी करता था, पापा के साथ जाता था और देखिए इन्होंने यहां पर मेहनत की। इस बच्चे को देखिए, इनकी मम्मी भी दूसरे के यहां पे काम करती थी और इन सभी बच्चों ने आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाला है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका दुख बहुत ज्यादा है या आपकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, ठीक है, आप बहुत ही दयनीय स्थिति के अंदर हैं, तो आप इनका स्ट्रगल को देखिए और जब आप इनको देखोगे तो आप अपना गम भूल जाओगे। दुनिया में कितना गम है, तेरा गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो आप इनका स्ट्रगल देखिए, आप इनका दर्द देखिए, आप इनकी जर्नी देखिए, ठीक है। कभी भी इन्होंने हार नहीं मानी और ये सब आज अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल मुकाम पर पहुंच चुके हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस जर्नी में एकदम सिंसियर रहिएगा, एकदम डिसिप्लिन में रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहला सवाल का जवाब आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख के देंगे, ठीक है। क्या आप इस जर्नी में एकदम डिसिप्लिन में रहेंगे? आप यस लिख के बताइए। डिसिप्लिन में रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, जैसे टीचर आपको गाइड करेगा पूरे साल आप उस तरीके से पढ़ाई करेंगे, जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा आप उसको कंप्लीट करेंगे, आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आप उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, अपने टीचर की बात मानेंगे। तो इस जर्नी को हम लोग शुरू करेंगे आपके कमिटमेंट से। जल्दी से आप यस सर लिख दीजिए ताकि मुझे भी एक कॉन्फिडेंस मिले कि हां आप लोग आए हो, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए हो। जल्दी से यस सर लिख दीजिए, ठीक है। तो आप पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक। दूसरी चीज, अब मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि हमें रोड मैप क्या होने वाला है, हम किस तरीके से बॉटनी को पढ़ने वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहली चीज तो मैं ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज ये कि मैं किस तरीके से इस बैच में बॉटनी लेने वाला हूं। दूसरी चीज ये कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके साथ थोड़ा सा रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका रोड मैप क्या होगा
वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रोड मैप क्या होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा ध्यान से सुनिएगा, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आपको कोई भी चीज एकदम बेसिक से, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया जाएगा। आपको क्लास के अंदर बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, तीसरी चीज, हर चैप्टर में आपका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, हर चैप्टर में आपका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है और आपका जो समरी है, उसको हम पूरा का पूरा क्वालिटी के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम जो भी चीज पढ़ेंगे हम क्लास में ही आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी रीड करेंगे। क्लास में ही पूरी की पूरी एनसीईआरटी रीड करेंगे और उस एनसीईआरटी पर बेस्ड, उस एनसीईआरटी पर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो हम सब के सब क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये सारे नए क्वेश्चंस हैं, ये मेरे लास्ट ईयर के क्वेश्चन नहीं है, ये सारे नए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ये सारे के सारे फ्रेश क्वेश्चन हैं। तो एनसीईआरटी रीड करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस को क्लास में ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैंने अभी आपको जो क्वेश्चंस दिखाए, मैंने अभी आपको जो क्वेश्चंस दिखाए हैं, इन क्वेश्चंस को मैं आपको लेक्चर खत्म होने के बाद पीडीएफ फॉर्म में भी दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में भी दूंगा, ताकि आप इसका क्या करवा सको, ताकि आप इसका प्रिंट आउट करवा सको और इन सारे क्वेश्चंस को फाइल में अरेंज कर सको, फाइल में अरेंज कर सको। तो आपको ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर मिलने वाली है। उसके बाद उस लेक्चर के ऊपर बेस आपको हैंड रिटन नोट्स, आपको डेली बेसिस पर, शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, डेली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बैच के अंदर देने वाला हूं। इसके अलावा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपके सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और इसके अलावा 200 क्वेश्चंस और डिस्कस किए जाएंगे। और ये क्वेश्चंस भी मैं आपको सारे के सारे पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, ताकि आप इन क्वेश्चंस को भी प्रिंट आउट करा सको, ताकि आप इन क्वेश्चंस को भी प्रिंट आउट करा सको। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है, देखिए जरा ध्यान से आप देखिए। मैंने अभी आपको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से आप यहां पर देखिएगा। मैंने अभी आपको क्वेश्चंस दिखाए थे, अभी मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए थे एनसीईआरटी बेस्ड। ये देखिए, ये रहे वो एनसीईआरटी बेस्ड पीडीएफ फॉर्म में जो मैंने अभी आपको चैप्टर्स दिखाया, एनसीईआरटी दिखाया, एनसीईआरटी में नीचे क्वेश्चंस दिखाए, वो सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे लेक्चर खत्म होने के बाद। लेक्चर खत्म होने के बाद आपको ये नोट्स में आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से सिलेक्शन रुकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक रहा है, जो आप नहीं कर रहे हो,
जो आप नहीं कर रहे हो, जो आप नहीं कर रहे हो। बच्चों इस चीज को समझना, ये चीज क्या है, ध्यान से समझना, ये चीज क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। बच्चों पूरे साल लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में डर जाते हैं, पेपर को देख के डर जाते हैं। उसका कारण यह होता है कि वो पूरे साल उतने ज्यादा टेस्ट नहीं देते। जब वो उतने ज्यादा टेस्ट नहीं देते तो टेस्ट के टाइम जो टेम्परामेंट होता है, जो सिचुएशन होती है दिमाग की, ठीक है, जो एंजाइटी होती है, उस चीज को फील करने की आदत उन बच्चों के अंदर नहीं होती। वो पूरे साल पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही टेस्ट आता है उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि वो कहीं ना कहीं उनको आता था और वो टेस्ट से डर जाते हैं, और जो चीज उनको आती थी वो भूल जाते हैं और वो गिव अप कर देते हैं। जिस पेपर में वो 550-600 नंबर ला सकते थे, उस पेपर में सिर्फ 200 नंबर लाते हैं। और जब घर पर आके उस पेपर को सॉल्व करते हैं, तो उसके अंदर घर में तो वो पेपर सॉल्व हो जाता है। तो भैया दिक्कत कहां आती है? दिक्कत ये आती है कि जैसा फील आपको नीट एग्जाम के टाइम एग्जामिनेशन हॉल में आया है, वैसा फील तुम्हें पूरे साल अपने घर में बहुत बार लेना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चैलेंज करके कहता हूं, डंगे की चोट पे कहता हूं, तू कितना पढ़ ले, तू पूरे साल पढ़ ले, सारी जिंदगी पढ़ ले, जो करना है कर ले, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, अगर तू टेस्ट नहीं देगा तो भाई दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तेरा सिलेक्शन करा दे। भगवान भी आ जाएंगे, तेरा सिलेक्शन नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि उस टेम्परामेंट में जीने की तुझे आदत नहीं है। टेस्ट में जो एंजाइटी आती है, जो प्रेशर बनता है, वो तूने कभी लिया ही नहीं। अब तू सीधा जाके नीट का एग्जाम देने जाएगा, तू वहां पर डर जाएगा और जो तेरे को आता था तू सब भूल जाएगा। 80% बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि क्योंकि वो दुनिया में सब कुछ करते हैं, घर पे बैठ के क्लास भी रेगुलर अटेंड करते हैं, क्लास कभी स्किप नहीं करते, पूरा का पूरा PYQ करते हैं, 10 किताब लगाते हैं, बट वो एक दिन कभी भी नहीं आता जिस दिन उनको टेस्ट देना था। वो हमेशा सोचते हैं कि हां टेस्ट तो मैं दे ही दूंगा, अभी पढ़ लेता हूं, टेस्ट तो मैं दे ही दूंगा, अभी पढ़ लेता हूं, और पूरा का पूरा साल इसमें लग जाता है। सबसे बड़ी महामारी यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तुम कुछ भी कर लो भाई, ये सब कर लो, कोई फायदा नहीं है, नहीं होगा सिलेक्शन, होगा ही नहीं सिलेक्शन। जब तक ये जो चीज मैं तुमको बताने जा रहा हूं, टेस्ट, जब तक तुम इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, भगवान भी आ जाएंगे, 50 चीज भी दे जाएंगे, किसी का बाप तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवा सकता। अगर ये चीज आपने मिसिंग की तो इसमें क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूं। मेरी क्लास वीक में 3 दिन मिलेगी। मेरी क्लास आपको वीक में 3 दिन मिलेगी। तो मान लीजिए मेरी क्लास 3 दिन आई, एक दिन X, एक दिन Y और एक दिन Z। आपको क्या करना है, वीक में 3 दिन अपने आप को 10 to 15 मिनट एक रूम में अपने को लॉक करना है, और आप टेबल एंड चेयर पर बैठेंगे। आप किस पे बैठेंगे? आप टेबल और चेयर पे बैठेंगे। 10 से 15 मिनट, हफ्ते में 3 दिन, XYZ। जिस दिन मेरी क्लास होगी वीक में 3 दिन, उन 3 दिन आपको अपने को कमरे के अंदर 10 से 15 मिनट लॉक करना है। टेबल चेयर पर आप बैठेंगे, एक वाटर बॉटल लेकर बैठेंगे, सामने आपके पास घड़ी होगी, और इस टाइम कोई भी आपका छोटा भाई या बहन या फिर पेरेंट्स, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया ये लो मैं मोमो की चटनी लेकर आया हूं, मोमो की चटनी चाट लो।
भैया भैया मम्मी आए कि ले बेटा खाना खा ले। इस दिन आपको बिल्कुल कमरे के अंदर बैठना है और मैं इन तीनों दिन आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगा एडवांस में। जैसे आज मेरी क्लास होगी तो मैं आज भी आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, विद आंसर की दूंगा, विद आंसर की दूंगा। जिस दिन मेरी क्लास होगी, आज मेरी क्लास है तो आज आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। किस बेसिस पे मिलेगा? जितना मैं आपको आज पढ़ाऊंगा इसके बेसिस पर मैं आपको आज क्वेश्चन पेपर दूंगा। मैं आपको आज क्वेश्चन पेपर दूंगा, आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको आंसर की भी मिलेगी, क्वेश्चन पेपर आंसर की। जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी फिर एक क्वेश्चन पेपर आंसर की, फिर मेरी नेक्स्ट क्लास होगी फिर क्वेश्चन पेपर फिर आंसर की। तो अब आप देख लीजिए पूरे साल में जितनी मेरी क्लास होगी उन क्लास में आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे, 20 से 25 होंगे। कभी कभी आपको 45 क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कभी कभी आपको 45 क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो 25 मिलेंगे, कभी 20 मिलेंगे, कभी 45 मिलेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको घड़ी सेट करनी है। जैसे जितना मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, जितना मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, ये रहा, ये देखिए क्लास टेस्ट 1 यकीन नीट 2.2 2026। और इस टेस्ट की जो ड्यूरेशन रखी गई है, इस टेस्ट की जो ड्यूरेशन रखी गई है वो रखी गई है 10 मिनट्स, ठीक है, वो रखी गई है 10 मिनट्स। और इसमें क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। तो आपको 18 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर करना है। आपको यह काम वीक में 3 बार करना है। वीक में 3 बार मेरी आपको क्लास आएगी। आप जब वीक में 3 बार इस चीज को करोगे, 2 हफ्ते में 6 बार करोगे, 3 हफ्ते में 9 बार करोगे, 1 महीने में करीब 12 से 13 बार करोगे। आप सोचिए महीने में 13 टेस्ट आप इस तरीके से देंगे, पीडब्ल्यू आपका टेस्ट कंडक्ट करेगा, तो पूरे साल आप कितने सारे टेस्ट दे देंगे। और जब आप इतने सारे टेस्ट देंगे, जब आप इतने सारे टेस्ट देंगे, तो आप सोचिए आपको ये माहौल में बैठना पड़ेगा, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आप नीट का पेपर देने जाएंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, आप डरोगे नहीं। आप ऑलरेडी इतने सारे टेस्ट दे चुके होंगे, इतने सारे टेस्ट आप दे चुके होंगे, इतने सारे टेस्ट आप दे चुके होंगे। तो बच्चों इस चीज को अगर आप फॉलो करेंगे, और जो क्वेश्चंस आपके टेस्ट में गलत होते हैं, इन क्वेश्चंस की एक पीडीएफ आपको बनानी होगी अलग से। मतलब ये वो गलतियों का पिटारा होगा जो आप पूरे साल आपने गलती की, और नीट से पहले इन सारी गलतियों को आपको देख के जाना है, सारी गलतियों को आपको देख के जाना है। तो बच्चों आप इस चीज को अमल करने के लिए तैयार हैं, तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। तो आपको पूरे के पूरे पीवाईक्यू 200 क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेंगे, क्लास में डिस्कस होगा, डेली लेक्चर के बेसिस पे हैंड एंड नोट्स मिलेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, ठीक है, आप उसका प्रिंट आउट करा सकते हैं। जो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो आप सारे क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करेंगे, उसका पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है। टेस्ट के लिए आपको डेली बेसिस पे मेरी वीक में 3 क्लास होती है, आपको टेस्ट पेपर मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, आप उसको प्रिंट करा के या बिना प्रिंट के भी उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, उससे भी इंपॉर्टेंट आपको और किन बातों का ध्यान रखना है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको पूरे साल डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है, अपने टीचर्स की बातों को फॉलो करना है, टीचर्स की बातों को फॉलो करना है, अपने लिए ईमानदार रहना है, ठीक है, अपने लिए ईमानदार रहना है, ऑनेस्टी। पूरे साल आपको पढ़ना है, मतलब आपको डेली स्टडी करनी है, आपको डेली स्टडी करनी है।
आपको कभी भी कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी बच्चों, आपको कभी भी कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी, इस चीज की गांठ मान लो। नो क्लास, आपको कभी भी कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी, आपको कभी भी टेस्ट स्किप नहीं करना। और वीक में 3 टेस्ट आपको देने हैं, वीक में 3 टेस्ट आपको देने हैं, जिसका जो पेपर होगा वो पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बच्चों वो पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, आपको बिल्कुल भी स्पैमिंग नहीं करनी है, आपको अंदर एकदम पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, स्पैमिंग नहीं करनी है, ठीक है। जैसे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को आपको अमन करना है, उनकी बातों को फॉलो करना है, ठीक है। और कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कभी भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, किसी भी रॉन्ग पाथवे में आपको नहीं जाना है। अगर किसी टेस्ट में मार्क्स कम आए, अगर किसी टेस्ट में मार्क्स कम आए तो आपको लो फील नहीं करना है। ये सारी की सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, ये सारी की सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। अगर आप तैयार हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए, अगर आप तैयार हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए, तो आप एक बार हमारे सम्मान में सभी लोग यस सर लिख दीजिए। एक बार आप हमारे सम्मान में सारे के सारे लोग यस सर लिख दीजिए। अगर आप तैयार हैं इन सारी बातों को फॉलो करने के लिए, तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस सर लिख दीजिए, क्योंकि सम्मान जरूरी है, टीचर का सम्मान जरूरी है, सम्मान बने रहना चाहिए, सम्मान बने रहना चाहिए। एक बार आप यस लिख दीजिए, एक बार आप यस लिख दीजिए, जल्दी से एक बार आप यस लिख दीजिए। चलिए भाई यस आ गया है। अब ध्यान से बहुत तरीके से स्टार्ट होगा, पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज? सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में दिया हुआ है। ये सब पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पूरा पढ़ेंगे। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट क्या होता है पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद आपका सर रामाचंद्रन के बारे में पढ़ेंगे कि इनके बारे में आई एम सॉरी, ठीक है, इनके बारे में यहां क्या चीजें लिखी हैं, ये सारी की सारी चीजें यहां पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। बट दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। एक प्रॉब्लम है, आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझेंगे। अगर मैं डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। अब यहां पर यह वर्ड आया सेल थ्योरी, यहां पर यह वर्ड आया सेल थ्योरी। अब बच्चों ने सेल थ्योरी तो पढ़ी नहीं है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं। अब जब वो पहली बार पढ़ रहे हैं और मैं बिना सेल थ्योरी के ये पैराग्राफ एक्सप्लेन करूंगा, तो हो सकता है 50% बच्चों को ये चीज समझ में ही ना आए, क्योंकि सेल थ्योरी जो है आपकी वो तो यहां पर दी हुई है, वो तो यहां पर दी हुई है। तो प्रॉब्लम ये है अगर मैं इसको अभी पढ़ना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, अभी मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो 50% बच्चों को ये पैराग्राफ समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पर सेल थ्योरी लिखी हुई है, तो पहले सेल थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी। तो मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक सपोर्ट लेना चाहूंगा आपसे, कि हम सबसे पहले हम आपका यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं ऐसे फ्लो में जाऊंगा और फिर क्लास खत्म होने से पहले जब सेल थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी,
तो मैं आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, आज ही की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, आज ही की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या आप इस चीज के लिए मुझे परमिशन देते हैं कि आप इतना पेशेंस रखेंगे कि सर को 40 मिनट पढ़ाने दें, 40 मिनट के बाद सर ये सारी की सारी चीज क्लास में एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि मेरी मजबूरी है, बिना सेल थ्योरी के अगर मैं ये आपको पढ़ूंगा तो बच्चों आपको समझ नहीं आएगा। तो आप क्या मुझे परमिशन देते हैं? क्या आप थोड़ा सा वेट करेंगे गाइस? यस, ये तो मैंने आपको प्रूव किया बेटा। अगर मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा तो 50% बच्चों को समझ नहीं आएगा, सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने पहले ये चीजें पढ़ी हैं, बाकी बच्चे रिलेट नहीं कर पाएंगे। चलिए, आपने मेरे को परमिशन दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अब सिर्फ 40 मिनट तक वेट करिएगा। सेल थ्योरी होने के बाद मैं आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर ये सब क्या होता है, ठीक है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट ये सब क्या है, ठीक है, रामचंद्रन प्लॉट क्या है, ठीक है, कॉन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, नेचर यहां पर क्या है, ठीक है, ये सब आपको पूरा का पूरा इसके अंदर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास, और एकदम बेसिक से लेके चलूंगा, आपको यह मान के पढ़ाऊंगा कि आप 8th 9th के स्टूडेंट हैं, आपने अपने जीवन में कभी सेल के बारे में नाम भी नहीं सुना, आपको पता भी नहीं है कि सेल क्या होती है। यह मान के मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि आपको पता भी नहीं है कि सेल क्या होती है। ठीक है, आपको पता भी नहीं है कि सेल क्या होती है, इतने बेसिक से मैं आपको उठाऊंगा, कहीं से कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा, ये मेरा आपको वचन है। और आपको ये चीज पहली क्लास में ही नजर आ जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी मेरे साथ पहली क्लास में ही मैच हो जाएगी अगर आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक, रुपेश चौधरी मेरा नाम है, 14 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, 10 साल मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था, उसके बाद मैं पीडब्ल्यू के साथ जुड़ा हुआ हूं और इन्हीं के साथ जुड़ा रहूंगा हमेशा। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। ठीक, तो चलिए अब लोग हम स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, ईश्वर का आशीर्वाद ले लीजिए। ठीक है, अपने ईश्वर को याद करिए, अपने पेरेंट्स को मन में याद करिए। आज आप एक जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं और आपको इस जर्नी में हमेशा ऑनेस्ट रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, किसी गलत रास्ते पे नहीं जाना है और अपने पेरेंट्स का सभी का सपना पूरा करना है। और इसी आशा के साथ कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, आप सिंसियर रहेंगे। आज मैं रुपेश चौधरी यकीन 2.0 में बॉटनी का फर्स्ट लेक्चर पूरा बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूं। हे ईश्वर, हम सब पर अपनी कृपा और अपनी ब्लेसिंग्स मेंटेन रखना, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं है। इस पॉजिटिविटी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेडिंग आप डालिए। सबसे पहले आप जो हेडिंग डालेंगे, ठीक है, इसमें सबसे पहले आप जो हेडिंग डालेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप जो हेडिंग इसके अंदर डालेंगे वो आप डालेंगे सेल। वो आप डालेंगे सेल। इस बार इस सेशन में चैट सेक्शन का बहुत जबरदस्त यूज होने वाला है। मैं बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे पूछूंगा चैट में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा एकदम, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आप ध्यान से सुनिएगा और मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सेल। सेल आपस में मिलके बनाती है टिश्यू, और टिश्यू आपस में मिलके बनाते हैं ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलके काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब मैं आपसे कहूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई डाइजेस्टिव सिस्टम जो काम करता है, जिसको आप ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, उसमें कोई एक ऑर्गन नहीं है, उसमें स्टमक भी है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन भी है, लीवर का भी रोल होता होगा, पेनक्रियास का भी रोल होता होगा। मतलब जब डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिलकर काम करते हैं एक कोऑर्डिनेशन में, तो आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन किससे बना है? ऑर्गन में डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं, और टिश्यू क्या है? टिश्यू डिफरेंट टाइप की सेल्स से बना है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं सबसे पहले क्या है? सेल। सेल से मिलकर क्या बना? टिश्यू।
टिश्यू से मिलकर क्या बना? ऑर्गन। और बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन मिलकर काम कर रहे हैं तो आपका बना ऑर्गन सिस्टम, जिसका मैंने एग्जांपल दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मेरे शरीर में सेल भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। तो आप मुझे बताइए कि मेरा शरीर काम कर रहा है, मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है। तो मेरे शरीर में सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में सबसे छोटी यूनिट कौन सी है जिसकी वजह से मेरा शरीर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है? बताइए, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है मेरे शरीर में जिसकी वजह से मेरा शरीर पूरी तरीके से काम कर रहा है? आंसर लिखिए चैट में, चैट बॉक्स बहुत एक्टिव रहने वाला है इस सेशन में। आंसर होगा सर सेल, आंसर होगा सर सेल। तो सबसे छोटी यूनिट जिसकी वजह से आपका शरीर काम कर रहा है वो है सेल। आपके शरीर में सेल भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है और ऑर्गन सिस्टम भी है। आपके शरीर का ढांचा, आपके शरीर का स्ट्रक्चर जिस चीज से बना है उसमें सेल भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है? सर सबसे छोटी यूनिट है सेल, सबसे छोटी यूनिट है सेल। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, डिफरेंट टिश्यू से ऑर्गन आता है, डिफरेंट ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो एक टिश्यू में काफी सारी सेल्स हैं, एक ऑर्गन में काफी सारे टिश्यू हैं, एक ऑर्गन सिस्टम में काफी सारे ऑर्गन हैं। तो मेरे शरीर का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? सेल, जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर काम कर रहा है। तो अगर मैं स्ट्रक्चरल यूनिट बोलूं, या मैं कहूं फंडामेंटल यूनिट बोलूं, या मैं फंक्शनल यूनिट बोलूं, तो आप बोलेंगे सेल। तो बच्चों सेल की डेफिनेशन क्या हुई? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सेल की डेफिनेशन क्या हुई, तो आप यहां पर क्या वर्ड यूज करेंगे? सेल क्या है? सेल एक फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। तो सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और काम करने वाली फंक्शनल यूनिट है, किसके अंदर? इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेरा जो शरीर जिस सबसे छोटे यूनिट से बना है उसका नाम है सेल। भाई मेरे सेल, मेरे शरीर में सेल भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। बट मेरे ऑर्गन सिस्टम जो काम कर रहे हैं किसकी वजह से कर रहे हैं? क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन है। डिफरेंट ऑर्गन क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि वो टिश्यू से बने हैं। डिफरेंट टिश्यू क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि वो सेल से बने हैं। तो सबसे बेसिक यूनिट जो पूरे शरीर को चला रही है वो कौन है? सेल। फंडामेंटल, बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये है सेल की डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे डिस्कवरी। नेक्स्ट हेडिंग, अभी एनसीईआरटी मत खोलना, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद पूरी एनसीईआरटी यहां पे दिखाऊंगा और एकदम दूध का दूध पानी का पानी लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका डिस्कवरी। डिस्कवरी, सबसे पहले सेल किन्होंने डिस्कवर की? सबसे पहले सेल डिस्कवर की, अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले आपकी जो सेल है वो किसने डिस्कवर की? फर्स्ट डिस्कवर्ड, सेल को
सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया एक साहब ने, जिन साहब का नाम है रॉबर्ट हुक। जिन साहब का नाम है रॉबर्ट हुक, इन साहब का नाम है रॉबर्ट हुक। जो सेल इन्होंने देखी थी, उस सेल का नाम क्या है? जो सेल इन्होंने देखी थी, उस सेल का नाम है कॉर्क। कॉर्क मतलब ये एक प्लांट सेल है। कॉर्क मतलब ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। कॉर्क मतलब ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। कॉर्क मतलब ये एक प्लांट सेल है, ठीक। लेकिन सर ये जो सेल देखी गई थी, ये लिविंग नहीं थी, ये सेल थी डेड। ये सेल थी डेड। डेड क्यों थी? क्योंकि सर इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था। अब आपके दिमाग में क्या आया कि सर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? पहली सेल जो डिस्कवर की गई रॉबर्ट हुक के द्वारा, सेल का नाम था कॉर्क। कॉर्क एक तरह की प्लांट की सेल है। आप किसी पेड़ का स्टेम देखते हैं, बाहर आपको स्टेम की खाल दिखती है ब्राउन कलर की। आप चाकू लाइए और उसको बाहर से कट कर लीजिए। आप जाइए, अभी मत जाइएगा, अभी तो आप क्लास में बैठिएगा। आप पेड़ के पास जाइए, पेड़ का स्टेम आपको दिख रहा है, चाकू से बाहर का जो स्टेम है थोड़ा सा छील लीजिए। वो जो कट करके आप लाएंगे, उसमें आप उसको कॉर्क बोलेंगे। इसको मैं एनाटॉमी की डेफिनेशन में भी समझा सकता हूं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। उसको आप बोलेंगे कॉर्क। इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था। अब अगला सवाल आया कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अगला सवाल आया कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल होता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, बिल्कुल होता है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस भी है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी है। भाई सेल में न्यूक्लियस भी है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, और हां, ईयर की जरूरत नहीं है हमें, 1665। सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी है। तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर सेल मेम्ब्रेन भी जोड़ दूं, मतलब अगर मैं आपसे कहूं न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, तीन चीजों को जोड़ दूं, तीन चीजों को जोड़ दूं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, तो आपका क्या बनेगा बताइए? आपका बनेगा प्रोटोप्लास्ट। आपका बनेगा प्रोटोप्लास्ट। तो आप मुझे बताइए, प्रोटोप्लास्ट में क्या चीज एब्सेंट है? प्रोटोप्लास्ट में क्या चीज एब्सेंट है? प्रोटोप्लास्ट में क्या चीज एब्सेंट है? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। प्रोटोप्लास्ट को आप कह सकते हो कि सेल विदाउट सेल वॉल। सेल विदाउट सेल वॉल। एक सेल से सेल वॉल को हटा दो, एक सेल से सेल वॉल को हटा दो, तो जो चीज आपकी है उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। प्रोटोप्लास्ट से सेल मेम्ब्रेन को हटा दो, तो जो चीज है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो भैया सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर क्या बोला? प्रोटोप्लास्ट। अब इसके साथ सेल मेम्ब्रेन भी अटैच कर दो, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन, क्या बना? प्रोटोप्लास्ट। इसका मतलब क्या चीज नहीं है? सेल वॉल नहीं है। तो सेल विदाउट सेल वॉल, सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा। ठीक बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं है? तो एक बार सभी लोग यस सर लिख दीजिए। यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आप सभी लोग एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए।
ताकि मैं पढ़ाई को आगे बढ़ा सकूं। जल्दी से, अगर यहां तक कोई भी डाउट नहीं है तो आप एक बार सभी लोग हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अगर यहां तक कोई भी डाउट नहीं है तो आप एक बार सभी लोग हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। जल्दी से यस लिख दीजिए। चलिए, यस आ गया है। अब तो पहली जो सेल डिस्कवर की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, उस सेल का नाम था कॉर्क। कॉर्क एक डेड सेल होती है क्योंकि उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं मिलता, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता, उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट लिविंग सेल किन्होंने डिस्कवर करी, अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट लिविंग सेल किन्होंने डिस्कवर करी, तो आप बोलोगे एंटोन वॉन ल्यूविन हुक। और इन्होंने जो सेल डिस्कवर की, इन्होंने काफी सारी चीजें डिस्कवर की थी, उसमें आप याद रखिएगा बैक्टीरिया। ठीक है, उन्होंने, आप याद रखिएगा बैक्टीरिया। एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं, इस बार जो नीट का पेपर आया है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आया है। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं आया, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आया है। बट क्वेश्चंस को पूछने का तरीका बदला है, क्वेश्चंस को पूछने का तरीका बदला है, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बदली है। चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन सारे के सारे बॉटनी में एनसीईआरटी से थे, एनसीईआरटी के बाहर से नहीं थे। तो हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इस बात को समझ लीजिए। हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है, जहां जहां जरूरत होगी आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। आपको गोल्गी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, यहां सब जगह आपको 2-2, 3-3 पॉइंट एक्स्ट्रा बताए जाएंगे। बॉक्स के अंदर बंद करके आपको बताया जाएगा कि ये पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर नहीं है बेटा, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है जिसकी नीट में आने की संभावना बहुत कम है। तो जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जाएंगे बॉक्स के अंदर आपको बंद किया जाएगा। अभी ये पहली क्लास है, एकदम बेसिक लेके आपको चल रहे हैं, जहां जरूरत होगी वहां आपको बताएंगे। बिल्कुल ट्रस्ट करना, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना, बिल्कुल पैनिक मत होना, ठीक है। जैसे टीचर आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल वैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट लिविंग सेल किन्होंने डिस्कवर करी? एंटोन वॉन ल्यूविनहुक। क्या डिस्कवर किया था? बैक्टीरिया डिस्कवर किया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका न्यूक्लियस, कि भाई न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? न्यूक्लियस जो डिस्कवर किया गया था वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन के ने। और किसके अंदर किया था? एक प्लांट है जिसका नाम है ऑर्चिड, ऑर्चिड प्लांट के अंदर डिस्कवर किया था। ठीक बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल की स्टडी करना इजी हुआ, सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना इजी हुआ। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं किसकी डिस्कवरी, किसकी डिस्कवरी, लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? सर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो किसकी डिस्कवरी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद क्या इजी हुआ? इजी हुआ। क्या इजी हुआ? स्टडी करना। किसको स्टडी करना? सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, सेल और इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना आपके लिए इजी हुआ। तो सबसे पहले सेल की डेफिनेशन आई कि भाई आपकी जो सबसे छोटी यूनिट है जिससे आपका पूरा का पूरा शरीर बना है वो आपका सेल है। आपका जो शरीर काम कर रहा है, मैं चल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, तो मेरे शरीर में जो फंक्शन हो रहे हैं ये किसकी वजह से हो रहे हैं? सेल की वजह से हो रहे हैं। तो सेल आपकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले सेल डिस्कवर की गई थी कॉर्क, रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो कि एक डेड सेल थी जिसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं।
अगर आप न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका प्रोटोप्लाज्म बनेगा। इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए सर ने लिखा सेल विदाउट सेल वॉल। सबसे पहले लिविंग सेल एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर करी। न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद इजी हुआ किसको स्टडी करना, सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर को स्टडी करना आपके लिए क्या हुआ, इजी हुआ। आपके लिए क्या हुआ, इजी हुआ। ठीक, इसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिफ्थ पॉइंट पर आप जाएंगे तो आपको एक चीज मिलेगी, इन एनिमेट एनसीईआरटी के अंदर वर्ड है। इन एनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग जैसे आपकी टेबल हो गई, आपकी चेयर हो गई, आपकी टेबल हो गई, पंखा हो गया, आपका चेयर हो गया, आपका टेबल हो गया, आपका पंखा हो गया, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है, इनएनिमेट है। तो जो इनएनिमेट होता है उसमें आपकी सेल जो होती है वो एब्सेंट होती है। और जो एनिमेट होता है, एनिमेट का मतलब हुआ आपका लिविंग। एनिमेट का मतलब क्या हुआ बच्चों, एनिमेट का मतलब हुआ आपका लिविंग। तो एनिमेट का मतलब हुआ आपका लिविंग, मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या है, एनिमेट है। और एनिमेट के अंदर आपकी जो सेल होती है वो आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक, तो ये आपके पॉइंट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपका जाएगा, सिक्स पॉइंट, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किस चीज का बना है, वो आपका बना है किस चीज का, वो बना है आपका सेल का। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, किस चीज का बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना हुआ है। अब ये जो सेल का बना हुआ है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड है। एक को आपने बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे को आपने बोला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल है, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं। ये सारे के सारे एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं। बैक्टीरिया एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, अमीबा एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, ये सब के सब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं। तो बच्चों यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ, यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ कितनी सेल होगी, एक सेल होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपका बोल दिया बैक्टीरिया, मैंने आपका बोल दिया अमीबा। मल्टी सेलुलर जैसे हम लोग हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी सेल्स हैं, तो मल्टी सेलुलर का मतलब हो गया है मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। तो मल्टी सेलुलर के अंदर आपकी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे मैं एग्जांपल बोल दूं यहां पर प्लांट्स एंड एनिमल और मोस्ट ऑफ फंगस, प्लांट, एनिमल, मोस्ट ऑफ फंगस। तो ऑर्गेनिज्म मोस्टली कैसे होते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, तो आप बोलेंगे मल्टी सेलुलर। सर अमीबा का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों है, सर बैक्टीरिया का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों है, सर एक बैक्टीरिया का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों है। अरे भाई, जीने के लिए क्या चाहिए। बैक्टीरिया से मैंने बात की, मैंने कहा बैक्टीरिया तू रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो बैक्टीरिया कह रहा है कि मैं तो रिप्रोडक्शन करता हूं, मतलब बैक्टीरिया अपने नंबर को बढ़ा सकता है। मैंने कहा बैक्टीरिया क्या तेरे अंदर न्यूट्रिशन है, तो बैक्टीरिया ने कहा हां मेरे अंदर तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी है,
मतलब मैं खाना खुद बना सकता हूं, और मेरे अंदर हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी है, मतलब मैं खाना कहीं और से भी ले सकता हूं। मैंने कहा बैक्टीरिया क्या तू रेस्पिरेशन करता है? बोला हां मैं रेस्पिरेशन भी करता हूं, मैं खाना भी बना सकता हूं, मैं रिप्रोडक्शन भी कर सकता हूं। अरे भाई, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपने नंबर को बढ़ा रहा है, और बैक्टीरिया को क्या लगेगी? भूख लगेगी। बैक्टीरिया खाना भी खा रहा है, बैक्टीरिया सांस भी ले रहा है, तो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन भी है, रिप्रोडक्शन भी है, न्यूट्रिशन भी है। तो भाई बैक्टीरिया का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा या नहीं होगा? यस और नो लिख के बताइए। बैक्टीरिया का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा या नहीं होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म भी रह सकता है, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि जो भी एसेंशियल फंक्शन है लाइफ के, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, वो परफॉर्म कर सकता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर मैं आपसे कहता हूं कि इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। क्यों है? बिकॉज 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 दे कैन परफॉर्म, बिकॉज दे कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। इनके अंदर न्यूट्रिशन भी है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन भी है, इनके अंदर रेस्पिरेशन भी है। तो ये हमारी पहली स्लाइड आपकी कंप्लीट हुई, जिसमें पहले सेल की डेफिनेशन आई, फिर डिस्कवरी वाला पार्ट आया, फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आया। इसका मतलब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारा भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। बट एनीथिंग लेस देन सेल, एनीथिंग लेस देन सिंगल सेल, एक सेल, अब ऐसे थोड़ा होता है कि सर ये एक ऑर्गेनिज्म है, बेटा कितनी सेल वाला है? सर आधी सेल वाला है। सर 1/4 सेल है। भाई आधा सेल, 1/4, ये सब थोड़ी ना कुछ होता है। या तो मल्टी सेलर मिलेगा या एक सेल वाला मिलेगा। इसका भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इसका भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, दोनों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। एक सेल से कम क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक सेल से कम क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक सेल से कम क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ऑर्गेनिज्म या तो एक सेल वाला होगा या काफी सेल वाला होगा। एक सेल से कम तो कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब एक स्टेटमेंट है, बताना ट्रू या फॉल्स। एनीथिंग लेस देन सिंगल सेल डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बताइए ट्रू है या फॉल्स है? एनीथिंग लेस देन, एनीथिंग less than, anything less than single cell do not have independent existence। बताइए ट्रू है या फॉल्स है? भाई इसका भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, एक सेल वाले का भी, और बहुत सारी सेल्स इसके अंदर है, उन ऑर्गेनिज्म का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। बट एक सेल से कम तो कुछ होता ही नहीं है ना। एनीथिंग लेस देन सिंगल सेल, बताइए एनीथिंग लेस देन सिंगल सेल, बिल्कुल सही, ट्रू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप यहां पर नोट डाल के लिख सकते हैं, आप यहां पर नोट डाल के लिख सकते हैं, एनीथिंग लेस देन, एनीथिंग लेस देन, एनीथिंग लेस देन सिंगल सेल do not have
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, anything less than single cell do not have independent existence, do not have independent existence। अब आप आइए और मेरे साथ साथ आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, मेरे साथ साथ आप पढ़ाई करेंगे। आ जाइए, जब मैं एनसीईआरटी रीड करूंगा तो एनसीईआरटी की तरफ देखिएगा, क्वेश्चंस को मत देखिएगा, ठीक है। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, आपके आसपास दोनों चीजें दिखती हैं, टेबल चेयर भी दिखते हैं और लिविंग भी दिखते हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड, ठीक है, वंडर्ड का मतलब है सरप्राइज, और आप अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसी क्या चीज है जो बनाती है किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग, और ऐसी क्या चीज है जो इनएनिमेट थिंग, इनएनिमेट का मतलब ऐसी क्या चीज है जो नॉन लिविंग के पास नहीं है बट लिविंग के पास है। तो आंसर आपका आएगा कि सर वो एक बेसिक यूनिट है लाइफ की जिसको आप सेल बोलते हैं, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेगी। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, some are composed of single cell, single cell मतलब unicellular organism, while other composed of many cell, multicellular organism। ये आपका एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। इनएनिमेट हैव सेल, गलत हो गया, इनएनिमेट में सेल नहीं होती। इनएनिमेट डू नॉट हैव सेल एंड इनएनिमेट मींस लिविंग, लिविंग नहीं नॉन लिविंग, गलत हो गया। लिविंग थिंग हैज सेल विच इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो भैया आंसर हो गया आपका लिविंग थिंग हैज सेल विच इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नहीं इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये भी गलत हो गया, आंसर जाएगा डी, ऑल आर इनकरेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन बन गया करेक्ट। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कुछ ही हैं जो सिंगल सेल वाले हैं, ज्यादातर जो हैं वो कैसे हैं, मैनी सेल वाले हैं। All organism not composed of cell, all organism composed of cell, most organism made up of many cells, multicellular organism, example bacteria, bacteria unicellular होता है। फंजाई प्लांट एंड एनिमल कैसे हैं, मल्टीसेलुलर हैं। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। और मजे की बात पता है क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिलने वाले हैं पीडीएफ के अंदर, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिलने वाले हैं। ये देख लीजिए, ये 2 क्वेश्चन हमने किए, पहला और दूसरा। जितने क्वेश्चंस मैं आपको एनसीईआरटी बूस्टर के करवाऊंगा क्लास में, ये सब प्रिंटेबल फॉर्म में आपको मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों है, क्योंकि वो परफॉर्म कर सकते हैं क्या, वो परफॉर्म कर सकते हैं एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब सेल से कम डू नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसलिए सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल का मतलब सर ने क्या बताया था, बेसिक। हमारा शरीर, हमारा स्ट्रक्चर किससे बना है, सेल से। हमारा शरीर काम किसकी वजह से कर रहा है, सेल की वजह से। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। सारे नए क्वेश्चन हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन नहीं है। लास्ट ईयर भी मैंने यकीन 2.0 पढ़ाया था, लास्ट ईयर भी मैंने यकीन 2.0 पढ़ाया था। सारे के सारे नए क्वेश्चन हैं। जो बच्चा यहां पर बैठा होगा, जो बच्चा यहां पर पुराना बैठा होगा, उसको पता होगा कि हां भाई सर सही बोल रहे हैं, ये सारे के सारे नए क्वेश्चन हैं।
ये सारे के सारे आपके कैसे क्वेश्चन हैं, नए क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे के सारे आपके नए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हैव डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। सेल इज फंडामेंटल बट नॉट स्ट्रक्चरल यूनिट बट ऑल्सो स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल इज फंडामेंटल यूनिट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपका एक स्टेटमेंट सही है, आंसर जाएगा ऑप्शन बी, आंसर जाएगा ऑप्शन बी। एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डजंट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। रीजन क्या दिया है, सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्ट नहीं आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब एसर्शन सही है, रीजन आपका फॉल्स है, रीजन आपका फॉल्स है। एसर्शन सही है, रीजन आपका क्या है, फॉल्स है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 6th। एंटोन वेन ल्यूविनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इंप्रूवमेंट। कौन सा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी वजह से सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी करना आपके लिए इजी हुआ। एंटोन वेन ल्यूविनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब डेड सेल, डेड नहीं, लिविंग सेल। ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, BRAWN नहीं, ब्राउन अलग साइंटिस्ट है, ये डिफरेंट साइंटिस्ट है। आपको ए नहीं चाहिए, आपको ओ चाहिए, ये भी गलत हो गया। इन्वेंशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका मतलब सब का सब आपका क्या हो गया है, इनकरेक्ट हो गया है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड लिविंग सेल, लिविंग नहीं, डेड सेल। ही डिस्कवर्ड डेड सेल हैविंग साइटोप्लाज्म, नहीं, साइटोप्लाज्म उसके अंदर नहीं था। ही डिस्कवर्ड कॉक सेल इन एनिमल, एनिमल के अंदर नहीं, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था प्लांट में। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो बच्चों यहां तक की पढ़ाई, यहां तक की पढ़ाई अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है, यहां तक की पढ़ाई आपको अच्छे से समझ में आ गई है, तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, आपका सेल थ्योरी है, फिर मैं वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको लेकर आऊंगा, ठीक है। तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई, उसके ऊपर एनसीईआरटी बेस्ड हमने कर लिया है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद है आपका सेल थ्योरी, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे इसके बाद सेल थ्योरी, ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, सबसे पहले पहला पॉइंट जो आएगा आपका, पहला पॉइंट, सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय, सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय, दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी दी। बच्चों दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी दी। पहले साइंटिस्ट का नाम है आपका मैथियस स्केलेटन। तो पहले साइंटिस्ट का जो नाम है वो है आपका मैथियस स्केलेटन। पहले साइंटिस्ट का नाम है मैथियस स्केलेटन, ठीक है, मैथियस स्केलेटन। इनका ईयर आप याद रखेंगे 1838। ये आपके जर्मन बॉटनिस्ट हैं,
ये आपके क्या हैं, जर्मन बॉटनिस्ट है। न्यू एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है बच्चों, न्यू एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, ठीक है। 1838 ये आपके क्या है, जर्मन बॉटनिस्ट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया, ठीक है। इन्होंने स्टडी किया, क्या स्टडी किया, इन्होंने डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स थे उनको स्टडी किया, डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स थे उनको स्टडी किया। और इन्होंने क्या बोला, जर्मन बॉटनिस्ट, इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और इन्होंने बोला ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ, ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किसके बने हैं, वो बने हैं सेल्स के। और सेल्स आपस में मिलकर बना लेता है टिश्यू। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किसके बने हुए हैं, वो बने हुए सेल्स के। विच फॉर्म, और सेल्स आपका मिलके बना लेता है क्या, विच फॉर्म टिश्यू। तो 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट जिनका नाम था मैथियस कैलेडन, जिन्होंने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पे स्टडी किया और इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किसके बने हुए हैं, वो सेल के बने हुए हैं। और सेल्स आपस में मिलकर क्या बना लेती है, टिश्यू बना लेती है, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट जो थे आपके, वो है आपके जो दूसरे साइंटिस्ट हैं आपके, वो है आपके थियोडोर श्वान, थियोडोर श्वान, ये दूसरे साइंटिस्ट हैं सेल थ्योरी के, ठीक है। यहां आप ईयर याद रखेंगे बच्चों 1839। अब न्यू एनसीईआरटी में चेंज हो गया है, अब ये ब्रिटिश नहीं रहे बेटा, ठीक है, ये जर्मन है। ये पहले भी जर्मन ही थे बट एनसीईआरटी में गलत था, जर्मन जूलॉजिस्ट, ठीक है, जर्मन जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या स्टडी किया, इन्होंने क्या स्टडी किया, ठीक है, इन्होंने क्या स्टडी किया, इन्होंने क्या स्टडी किया। तो सबसे पहले इन्होंने स्टडी किया आपका, इन्होंने स्टडी किया आपका एनिमल्स। इन्होंने क्या स्टडी किया, एनिमल्स। और इन्होंने बोला कि जो एनिमल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं, किससे कवर्ड होते हैं, एनिमल्स कवर्ड होते हैं किससे, एक पतली सी लेयर से कवर्ड होते हैं। बच्चों एनिमल किससे कवर्ड होते हैं, एनिमल एक पतली लेयर से कवर्ड होते हैं और उस पतली लेयर को आप बोलते हैं, उस पतली लेयर को आप बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप उस पतली लेयर को क्या बोलते हैं, आप उस पतली लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने एनिमल को स्टडी किया और ये बोला कि एनिमल के चारों तरफ, एनिमल के बाहर एक पतली लेयर होती है, उस पतली लेयर को आप बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल में बाहर सेल वॉल नहीं मिलती। तो एनिमल में बाहर जो पतली लेयर है बच्चों, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 1839 जर्मन जूलॉजी स्टडी किया एनिमल्स और इन्होंने बताया कि एनिमल किससे कवर होते हैं, एक थिन लेयर से, जिसको आप बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन्होंने क्या बोला, और इन्होंने बोला प्रेजेंस ऑफ, इन्होंने बोला कि जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है। भाई एनिमल में तो बाहर सेल वॉल नहीं मिलती, एनिमल में बाहर क्या मिलती है, एनिमल में बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। तो इन्होंने बोला कि जो प्लांट सेल है उसमें बाहर सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर होता है, एक यूनिक कैरेक्टर होता है। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल क्या है, एक यूनिक कैरेक्टर है, एक यूनिक कैरेक्टर है। सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है बच्चों, सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है।
किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है। जितने भी एनिमल्स हैं उनके बाहर एक पतली सी लेयर होती है, उस पतली लेयर को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल मिलेगी, और ये एक यूनिक कैरेक्टर होता है। इसके अलावा श्वान ने एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक स्टेटमेंट दिया, इसको प्रूफ नहीं किया, एक स्टेटमेंट दिया। आप किसी चीज को बोल के चले जाओ बट उसको प्रूफ मत करो। हाइपोथेसिस दी। क्या हाइपोथेसिस दी? इन्होंने हाइपोथेसिस दी कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल किसके बने हुए हैं? कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं। उनमें टिश्यू भी होते हैं, उनमें ऑर्गन भी होते हैं। तो हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट्स और एनिमल सेल के बने हुए हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है। एनिमल में बाहर एक पतली सी लेयर होती है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि एनिमल में बाहर की लेयर सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि एनिमल के अंदर सेल वॉल आपकी एब्सेंट होती है। ये चीज इन्होंने दी। तो ये है आपके सेल थ्योरी के पॉइंट्स जो किन्होंने दिए, स्केलेटन एंड श्वान ने। स्केलेटन ने कहा जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल के बने हुए हैं और सेल्स मिलकर टिश्यू बना लेती है। श्वान ने कहा कि एनिमल्स के सराउंडिंग में एक पतली लेयर मिलती है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर होता है किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। और एक हाइपोथेसिस दिया कि जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल्स और उनके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। तो इसका कुछ ड्रॉबैक था। सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक था। अगर मैं आपसे कहूं कि सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, ये नहीं बता पाए कि कोई भी न्यू सेल्स कहां से आती है। भाई मेरे पास न्यू सेल है, ठीक है, ये मेरे पास न्यू सेल आई, ये न्यू सेल कहां से आई? सेल कहां से आई? ये नई सेल्स। कोई भी नई सेल्स कहां से आती है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में नई नई सेल्स फॉर्म्ड हो रही हैं, कहां से फॉर्म्ड हो रही हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म में नई नई सेल्स फॉर्म्ड हो रही हैं, कहां से हो रही हैं? बच्चों अभी फर्स्ट क्लास है, अभी ज्यादा जज नहीं करना, एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे चैप्टर के अंदर घुसेंगे। आप जब यूकैरियोट्स पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, अभी एक इजी चीज पढ़ रहे हैं, ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें हैं, ठीक है, अभी हम उसको पढ़ रहे हैं। जैसे पढ़ा रहा हूं बिल्कुल वैसे पढ़ना, इसी तरीके से पढ़ना, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। जहां एक्स्ट्रा पढ़ना होगा वहां एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया है, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है, इसलिए अननेसेसरी माहौल नहीं बनाना, रियलिटी में बिलीव करना। जहां एक्स्ट्रा बताने की जरूरत होगी वहां एक्स्ट्रा बताएंगे। पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया है, पूरा का पूरा पेपर बॉटनी का एनसीईआरटी से आया है। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। माहौल बनाने में और धरातल में, रियलिटी में चीजों को एक्सेप्ट करने में फर्क होता है। पेपर में क्वेश्चंस के पूछने के तरीके बदले हैं, लेकिन पेपर बॉटनी का पूरा एनसीईआरटी से है। इसलिए जहां एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत होगी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट डब्बे में बंद करके दूंगा। बताने को मैं यहां तक आपको 20 एक्स्ट्रा पॉइंट बता सकता हूं कि भैया जो सेल की डिस्कवरी हुई थी, है ना, सेल की जब खोज हुई थी तो ऐसा लगता था कि हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर है। सेल जो होता है वो एक लैटिन वर्ड से आया था जिस वर्ड का नाम होता है सेलुला। सेलुला का मतलब होता है कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मतलब चैम्बर। तो वहां पर मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा गया था, 1665 में देखा गया था। सेल की डिस्कवरी एक किताब में पब्लिश हुई थी, किताब का नाम है रॉबर्ट हुक। कोई मतलब नहीं है, जितना बोला इसमें से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। बस लिखने से तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे यार सर ने एक्स्ट्रा पढ़ाया, मजा आया। कोई मतलब नहीं है, अपनी हत्या खुद कर रहे हो। अगर एक टॉपिक में इतना एक्स्ट्रा बोल दिया तो जब 11वीं और 12वीं का सिलेबस होगा तो तुम्हें एक्स्ट्रा ही याद रहेगा। जो काम का एनसीईआरटी है ना पूरा का पूरा, वो याद नहीं रहेगा। तो जहां बताना है एक्स्ट्रा वहां बताया जाएगा।
वहां बताया जाएगा। ड्रॉबैक क्या था, ये नहीं बता पाए कि कोई भी नई सेल्स कैसे बनती है, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। तो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। इन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया? इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। क्या एक्सप्लेन नहीं किया? हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। कोई भी नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई भी नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। लेकिन घबराने है, कैसे न्यू सेल्स कैसे फॉर्म्ड होती है, इसको एक्सप्लेन किया। किन्होंने एक्सप्लेन किया? बताओ जरा, किन्होंने एक्सप्लेन किया? इसको एक्सप्लेन किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है रडल्फ वर्चू। इन्होंने एक्सप्लेन किया कब? 1855 में। तो इसका मतलब सेल थ्योरी को, अगर कोई आपसे पूछे कि सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया, सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया, तो भाई सेल थ्योरी को जो फाइनल शेप दिया था वो रडल्फ वर्चो ने दिया था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फाइनल शेप टू सेल थ्योरी, फाइनल शेप टू सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया, सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया, सेल थ्योरी को फाइनल शेप रडल्फ वर्चो ने दिया। ये वाला जो पॉइंट था कि कोई भी नई सेल्स कैसे फॉर्म्ड होती है, किसी भी नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको स्केलेटन एंड श्वान एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया रडल्फ वर्चो ने 1855 में। इसका मतलब सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया रडल्फ वर्चो ने, और इनके दो स्टेटमेंट थे। पहला था इनका ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बच्चों कोई आपसे पूछे कि ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, तो आप याद रखिए ये लेटिन वर्ड है। ये कौन से वर्ड लिखे हैं? लेटिन वर्ड लिखे हैं। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी न्यू सेल, कोई भी न्यू सेल, देखिए ये है आपकी ओल्ड सेल, और ओल्ड सेल के डिवीजन की वजह से आपकी न्यू सेल्स फॉर्म्ड हुई। इसका मतलब ये जो है आपकी, ये कौन सी सेल है? ये ओल्ड सेल है। मतलब ये आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है। और ये जो दो आपकी बनी है, ये आपकी क्या है? न्यू सेल है। तो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, जो पहले से एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर आपका डिवीजन होता है। ओल्ड सेल में आपका डिवीजन होगा, ओल्ड सेल में आपका डिवीजन होगा, तब जाकर आपकी नई सेल्स फॉर्म्ड होगी। तो किसी भी नई सेल्स का फॉर्मेशन पहले से जो सेल एग्जिस्ट करती है उसके डिवीजन की वजह से होता है। किसी भी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन जो पहले से सेल एग्जिस्ट करती है उसके डिवीजन की वजह से होता है। तो इसका आप क्या लिखेंगे? इसका मतलब यह हुआ कि न्यू सेल्स are formed by, new cells are formed by डिवीजन ऑफ, किसके डिवीजन से? जो पहले से सेल थी, ओल्ड सेल थी, प्री एग्जिस्टिंग सेल थी, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। यह है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है, इन्हीं का ही पॉइंट चुरा लिया था, यहां लिखा है प्लांट्स एंड एनिमल, इन्होंने बोल दिया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहां क्या लिखा है? प्लांट्स और एनिमल। अब प्लांट्स और एनिमल की जगह लिख दिया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम चीज, कंपोज्ड ऑफ
कंपोज्ड ऑफ, किसके बने हैं? सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। ये रहे इनके पॉइंट। पहला, कोई भी नई सेल्स का फॉर्मेशन ओल्ड सेल के डिवीजन की वजह से होता है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, किस पर सेल थ्योरी की बातें लागू नहीं होती? किस पर सेल थ्योरी की बातें लागू नहीं होती? एक्सेप्शन क्या है? किस पर सेल थ्योरी की बातें लागू नहीं होती? एक्सेप्शन है वायरस। तो वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, वायरस में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ठीक है, वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म आपका क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। वायरस में लिविंग नेचर भी है, नॉन लिविंग नेचर भी है। तो वायरस में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, वायरस में सेल वॉल भी नहीं होती। यहां पर एटलीस्ट सेल वॉल तो थी, यहां पर सेल वॉल तो थी, यहां तो ना सेल वॉल होती, ना सेल मेम्ब्रेन होती, ना ऑर्गेनेल होते, ना न्यूक्लियस होता, ना साइटोप्लाज्म होता, कुछ भी नहीं होता। तो वायरस आपका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वायरस एक सेल नहीं है, वायरस एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है जिस पर सेल थ्योरी की बातें लागू नहीं होती। ना सेल वॉल, ना सेल मेम्ब्रेन, ना साइटोप्लाज्म, ना न्यूक्लियस। वायरस सेल नहीं है, वायरस नॉन सेलुलर है। हाँ, प्राइम्स वगैरह भी हैं, बट वो अभी यहां नहीं लिखेंगे। प्राइम्स लिखेंगे, आधे बच्चों को प्राइम्स पता नहीं होगा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। इन 1838 मैथियस कैलेडन जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामाइन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। बहुत सारे प्लांट की स्टडी की और क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो बने हैं किसके? सेल्स के बने हैं, और वो सेल्स क्या बना लेता है? टिश्यू बना लेता है। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडर श्वान 1839। अब जो पुरानी एनसीईआरटी थी वहां ब्रिटिश लिखा था, न्यू एनसीईआरटी में जर्मन हो गया। अगर किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो भी नई एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं है। एक आधा चेंज है वो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए मैं ओल्ड एनसीईआरटी लेकर आया और यहां जो चेंज हुआ है उसको कट करके मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, जर्मन जूलॉजिस्ट, यहां ब्रिटिश था अब जर्मन हो गया, जिन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, और क्या बताया कि एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको आप क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। 1838 मैथियस कैलेडन जर्मन बॉटनिस्ट स्टडी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। 1838 मैथियस कैलेडन जर्मन बॉटनिस्ट स्टडी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। ये आपका सही है पहला स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द स्केलेटन ऑल एनिमल कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। स्केलेटन नहीं, श्वान। तो आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। श्वान जर्मन जूलॉजिस्ट स्टडी एनिमल सेल। सेल हैड थिक आउटर लेयर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थिक नहीं, थिन। He also studied plant tissue and said presence of cell wall is unique character of animal नहीं, plant. Skeleton proposed hypothesis, skeleton नहीं, skeleton की जगह श्वान। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये आपका सही हो गया। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। He also concluded based on his study on plant tissue. क्या बोला था? सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है, किसका? प्लांट सेल का। On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that body of animal and plant composed of cell and product of cell. Skeledon and Schwann together formulated cell theory. This theory did not explain how new cells were formed. Rudolf Virchow 1855 examined that cell divided and new cells are formed from pre-existing cells omnicellula ecellula. He modified the hypothesis of Skeledon and Schwann
to give cell theory a final shape. All living organisms composed of cells and product of cell. All cells arise from pre-existing cells. अब बताइए क्या आंसर जाएगा, बताइए। रडल्फ वर्चो एक लिख रहा है, कोमल लिख रही है सर आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अरे कोमल तू ही पढ़ा ले मेरी बहन, इट इज नॉट इनफ फॉर टुडे, लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट, बिहेव लाइक अ जेंटलमैन, जेंटल गर्ल। ठीक है, यहां देख ले, अभी तो पहली क्लास ही हुई है कोमल, पहली क्लास में शुरू कर दिया खून खराबा है। मैंने क्या समझाया था बेटा, टीचर की बात माननी है बेटा, है ना, टीचर की बात माननी है। कोमल तू तो ऐसे नहीं थी, तू तो बहुत अच्छी थी, है? ऐसे मत कर लुखी। रडल्फ वर्चो, ठीक है, अरे दीवाने ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, है ना, पढ़ो यहां पर। रडल्फ वर्चो फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, गलत हो गया। सेल थ्योरी फॉर्मेटेड बाय स्टडर एंड शो ऑन। सेल थ्योरी एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। Cell theory explain how new cells are formed. Omnicellula ecellula is Latin statement. New cells arise by division of pre-existing nucleus. नहीं, ये आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। Cell theory not explain. तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। फाइनल शेप टू सेल थ्योरी बाय वर्चो करेक्ट है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स करेक्ट है। ऑल लिविंग सेल कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल करेक्ट है। वायरस इज नॉट एक्सेप्शन, वायरस इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। तो बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपके रूह में घुस गई है तो आप एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए। जल्दी से आप एक बार यस लिख दीजिए। अगर आपको यहां तक की पढ़ाई समझ में आ गई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। ठीक, अब हम एक एक करके सबसे पहले हम आपका ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं और फिर इससे पहले के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पूरा फोकस करना, एकदम अच्छे से समझना। वहां तक का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वहां तक का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप देखिए, ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आइए। रामचंद्रन, ठीक है, रामचंद्रन an outstanding figure in the field of protein structure। बच्चों प्रोटीन के स्ट्रक्चर को किस तरीके से स्टडी करना है ये रामचंद्रन साहब ने बताया। ठीक है, इसको यहीं से पढ़ना है, इसको कॉपी में ऐड नहीं करना है। ठीक है, was the founder of Madras School of Conformational Analysis of Biopolymer। कन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कन्फॉर्मेशन का मतलब है स्ट्रक्चर। बायोपॉलीमर का मतलब यहां है क्या? बायोमोलिकुलर प्रोटीन हो सकता है आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल। ठीक है, बायोपॉलीमर्स, पॉलीमर्स क्या होते हैं? जो छोटी छोटी मोनोमेरिक यूनिट से बने होते हैं। बायो का मतलब क्या हुआ? लिविंग, तो बायो का मतलब है यहां लिविंग। तो भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये टेबल लिविंग। तो बायोपॉलीमर प्रोटीन। तो इन्होंने प्रोटीन का कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की स्टडी की, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को इन्होंने एक्सप्लेन किया। His discovery of the triple helical structure of collagen। बच्चों कोलेजन क्या है? कोलेजन एनिमल के अंदर प्रोटीन मिलता है, बोन के अंदर भी मिलता है प्रोटीन, स्किन में भी मिलता है। कोलेजन आपका क्या है? मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन है। किसके अंदर मिला? आपका एनिमल के अंदर मिला। और क्या लिखा हुआ है? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर।
ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब है इस प्रोटीन में 3 चेन मिलती है। किनकी चेन मिलती है? अमीनो एसिड की चेन मिलती है। अमीनो एसिड की चेन मिलती है। अमीनो एसिड की चेन को आप बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। इसको आप बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो बच्चों, कोलेजन एक प्रोटीन है जो किससे बना हुआ है? अमीनो एसिड की चेन से बना हुआ है। कितनी अमीनो एसिड्स की चेन है? 3 चेन है अमीनो एसिड्स की। इसको बोलते हैं ट्रिपल हेलिकल, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। कोलेजन इसको पब्लिश किया था किसमें? नेचर में। नेचर एक जर्नल है। आपने चोरी की, आप दुकान में पकड़े गए, बेसन चुराते हुए पकड़े गए, तो हो सकता है आपका फोटो, आपकी खबर अमर उजाला में आ जाए, या टाइम्स ऑफ इंडिया में तो नहीं आएगी। तो जो भी काम किया जाता है वो किसी ना किसी जर्नल में पब्लिश होता है। ये जर्नल बहुत बड़ा जर्नल है। इस जर्नल के अंदर इस डिस्कवरी को पब्लिश किया गया। कब? इन 1954। His analysis of the allow conformation of protein through the use of रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट एक ऐसा प्लॉट है जिसके अंदर आप 2 टाइप के एंगल यूज करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप 2 टाइप के एंगल यूज करते हैं, एक फाई और एक साई। ये 2 टाइप के एंगल यूज करके आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। इससे ज्यादा आपको नहीं जानना, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना। आप किस एंगल को यूज करते हैं? फाई एंगल और साई एंगल को यूज करते हैं और प्रोटीन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। बच्चों, ये है आपका अल्फा कार्बन और ये है नाइट्रोजन। तो यहां पर इस बॉन्ड पर जो एंगल बनता है, अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन, इस बॉन्ड पर जो एंगल बनता है उसको फाई बोलते हैं। ये है आपका अल्फा कार्बन और ये है आपका कार्बन। इस बॉन्ड पर जो एंगल बनता है उस एंगल को आप साई बोलते हैं। ना आपको फाई एंगल पढ़ना है, ना आपको साई एंगल पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। बस इतना याद रखिए, रामाचंद्रन प्लॉट एक ऐसा प्लॉट है जिसमें फाई और साई एंगल को यूज करके प्रोटीन के स्ट्रक्चर की स्टडी की गई। कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन थ्रू द यूज ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट, जिसमें फाई और साई एंगल यूज करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए आप इन एंगल का यूज करते हैं। फाई एंगल, अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन, ये जो बॉन्ड है, यहां पर जो एंगल बनता है वो फाई है। अल्फा कार्बन और ये कार्बन, यहां पर जो एंगल बनेगा, इस बॉन्ड पर जो एंगल बनेगा वो एंगल होता है साई। ठीक। Among the most outstanding contribution in structural biology, he was born on October 8, 1922 in a small town not far from Cochin on the southern western coast of India. His father was a professor of mathematics at a local college and thus had considerable influence in शेपिंग रामाचंद्रन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, जिसकी वजह से मैथमेटिक्स में इनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल ईयर, रामाचंद्रन ग्रेजुएटेड इन 1942 as the top ranking student in the BSc Honors Physics course of the University of Madras। एक बार बस आपको ये रीड करना है इनके बारे में। He received a PhD from Cambridge University in 1949. While at Cambridge, Ramachandran met Linus Pauling and was deeply influenced by his publication on the models of alpha helix beta sheet. Alpha helix
बीटा शीट, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, ये सब क्या है? ये स्ट्रक्चर है किसके? प्रोटीन के। ये जूलॉजी में आएगा। ये आपके स्ट्रक्चर है, किसके स्ट्रक्चर है? प्रोटीन के स्ट्रक्चर है। ठीक है। दैट डायरेक्ट अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन क्या बताया था? कोलेजन आपका क्या था? प्रोटीन था। He passed away at the age of 78 on April 7, 2001। तो एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, साइंटिस्ट वाला पार्ट। अब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपका बचा है, वो भी करा देता हूं। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। एक बार आप यस लिख दीजिए। यहां से क्वेश्चन आया था नीट में इस साल। यहां से आपका इस साल क्वेश्चन आया था नीट 2025। तो कोई भी चीज आपको नहीं छोड़नी है, समरी पमरी जो भी है आगे पीछे सब चार्ट देना है, सबका सब चार्ट देना है, कहीं पर कोई भी चीज आपको नहीं छोड़नी है। ठीक। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इस लेक्चर को लाइक करके हमारा सम्मान और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जब ये लेक्चर आपका खत्म होगा, ऐप में जाएगा, तो एक कमेंट करके ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। मैं बहुत स्लो लेके चलता हूं और एकदम बेसिक से आपको उठाया है, एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया है, आपको सारे क्वेश्चंस भी साथ साथ कराए हैं एनसीईआरटी के ऊपर बेस। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा प्रिंटेबल फॉर्म में। ठीक है, पूरा का पूरा प्रिंटेबल फॉर्म में मिल जाएगा और साथ में आपको टेस्ट भी मिलेगा, वो टेस्ट भी आपको लिखना है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से आप चीजों को समझिएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा बच्चों। इन्होंने ये कहा, इसका मतलब क्या है? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट का मतलब क्या है? ठीक है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट का मतलब आपका क्या है? फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी यहां से पढ़ेंगे, यहां से पढ़ेंगे पूरा का पूरा बच्चों। फिजिको का मतलब यहां पर क्या है? फिजिको का मतलब है फिजिक्स। केमिको का मतलब यहां पर आप केमिस्ट्री से ले लीजिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप प्लांट ले लीजिए, बैक्टीरिया ले लीजिए, आप प्लांट ले लीजिए, आप एनिमल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है, आपको ऑर्गन सिस्टम स्टडी करना है, आपको किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी एनिमल में ऑर्गन सिस्टम स्टडी करना है, तो ये कहता है कि आप उसको स्टडी करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज है सेल, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो। अगर आपको ऑर्गन सिस्टम स्टडी करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप स्टमक को पहले स्टडी करो, स्मॉल इंटेस्टाइन को अलग स्टडी करो, लार्ज इंटेस्टाइन को अलग स्टडी करो। और स्टमक को अगर आपको स्टडी करना है तो ये किससे बना है, इनके जो टिश्यू हो पहले उनको स्टडी करो। अगर आप उनके टिश्यू को स्टडी करना चाहते हैं तो पहले उन सेल्स का पता लगाओ जिनसे वो सेल्स बनी है। इसका मतलब आप जो काम कर रहे हो, बड़ा काम, आप सीधा बड़ा काम कर रहे हो, आप उसको छोटे छोटे काम में डिवाइड कर दो। अगर आपको किसी ऑर्गन सिस्टम को स्टडी करना है तो आप ये पता लगाइए कि वो किस ऑर्गन से बना है, वो ऑर्गन किस टिश्यू से बना है, वो टिश्यू किस सेल से बना है। एकदम एटम लेवल पर, मॉलिक्यूल लेवल पर, एलिमेंट लेवल पर आपको स्टडी करना है। ये कहता है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। और इसको स्टडी करने के लिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री, भाई जब आप एटम्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे, एलिमेंट की बात करेंगे, आप खुद सोचिए ना, आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हो, भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। प्रोटीन में अमीनो एसिड्स हैं, बिल्कुल है। अमीनो एसिड्स में कार्बन है, नाइट्रोजन है, आ गई केमिस्ट्री। उसमें आपका बॉन्ड भी होता है। मतलब मेरी बात समझ में आया? तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो भैया अब आप ये देखना चाह रहे हो कि मार्स पे लाइफ है या नहीं है, वहां पानी है या नहीं है,
वहां ऑर्गेनिज्म है या नहीं है, कुछ भी स्टडी करना चाह रहे हो तो उसमें फिजिक्स भी तो यूज करोगे। तो दिस फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, द concept and technique of physics and chemistry are applied to understand biology। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिको केमिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री, इनकी हेल्प से किसी भी टास्क को स्टडी करना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, पर पहले ये पता लगाओ कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी छोटी यूनिट क्या है। किसी ऑर्गन सिस्टम को डायरेक्ट स्टडी मत करिए, वो ऑर्गन सिस्टम किस ऑर्गन से बना है, वो ऑर्गन किस टिश्यू से बना है, वो टिश्यू किस सेल से बना है, आप इस तरीके से स्टडी करिए, सबसे बेसिक यूनिट को स्टडी करिए, तभी आप चीजों को अच्छी तरीके से जान पाएंगे, तभी आप चीजों को अच्छी तरीके से जान पाएंगे। अब आप देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ठीक है। It will tell us what type of organic compound are present in living organism। किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे अंदर प्रेजेंट है, बताइए हमारे अंदर किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। भाई हमारे अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट भी है, हमारे अंदर आपका प्रोटीन भी है, हमारे अंदर आपका लिपिड भी है, हमारे अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेज वन कैन आस्क द क्वेश्चन, अब आप अपने आप से पूछोगे व्हाट आर दीज कंपाउंड डूइंग इनसाइड सेल। ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड आपकी सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, एंड इन व्हाट वे दे कैरी आउट ग्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्निशन, बिहेवियर। कुत्ते को बोला, इशारा किया बैठ, तो कुत्ता बैठ गया, कुत्ता बैठ गया। बिहेवियर आपको इस तरीके से किसी ने किया, स्टिमुलस दिया, आप ऐसे हो गए। मतलब सिर्फ सेल थ्योरी को पढ़ना ही काफी नहीं है। सेल थ्योरी अगर आपको यह कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं, तो काफी सारी मिस्ट्री है, काफी सारे जवाब हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि हमारे अंदर इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब किस तरीके से काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन में, हमारी फिजियोलॉजी किस तरीके से काम कर रही है, इतने सारे सिस्टम हमारे शरीर में आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सिर्फ ये कह देना कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं, सिर्फ ये कह देना कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं, सिर्फ ये कह देना, सिर्फ ये कह देना, सिर्फ ये कह देना, ठीक है, सिर्फ ये कह देना, सिर्फ ये कह देना। सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमिना, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर प्रोसेस। This mystery was the requirement of integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated or observed। सिर्फ सेल थ्योरी को पढ़ लेना और इस चीज को समझ लेना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हैं, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो सेल थ्योरी से पता नहीं चलती। हमारे अंदर इतने डिफरेंट टाइप के सिस्टम काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम किस तरीके से काम करता है, बिहेवियर, एकदम से स्टिमुलस आना, रिस्पॉन्ड करना, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी हो गया और आपका बिहेवियर भी हो गया, फिजियोलॉजिकल भी हो गया, बिहेवियर भी हो गया, जहां पर आपकी मिस्ट्री घूमती है कि ये किस तरीके से आपके काम करते हैं, किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है, मेमोरी, डिफेंस, हम अपना बचाव कैसे करते हैं, हम किसी को पहचानते कैसे हैं, सेकंड क्लास की बातें हम अभी तक कैसे याद हैं, ये सारी की सारी चीजें किस तरीके से काम होती हैं। इन अदर वर्ड्स we answer the question what is the molecular basis of all physiological process। हम जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कर रहे हैं इनका मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन इनको कंट्रोल कर रहा है।
मॉलिक्यूल कौन सा है, क्या प्रोटीन कंट्रोल कर रहा है, डीएनए कंट्रोल कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल कर रहा है, वो कौन सा मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का कॉम्पोजिशन क्या है, उसके अंदर बॉन्ड कौन से हैं, आपको एक एक चीज को समझना पड़ेगा। It can also explain the abnormal process that occur during any disease condition. डिजीज क्यों होती है, डिजीज में हमारे फिजियोलॉजी अलग क्यों हो जाती है, ये सारी की सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी और इनको हम पार्ट्स में समझ सकते हैं। किसी भी चीज को अगर आप पढ़ने जा रहे हो, आप उसका सबसे छोटा कंपार्टमेंट देखिए। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने जा रहे हो तो आप पहले उसकी आउटर मेम्ब्रेन पढ़िए, आप उसकी इनर मेम्ब्रेन पढ़िए, उसके क्रिस्टे के बारे में पढ़िए, उसको छोटे छोटे टास्क में आप डिवाइड कर दीजिए। बच्चों ये पैराग्राफ आपको समझ में आया तो यस लिखिए, ये पैराग्राफ आपको समझ में आया है तो आप यस लिखिए। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस को समझने के लिए आपको फिजिक्स भी अप्लाई करनी पड़ेगी और केमिस्ट्री भी अप्लाई करनी पड़ेगी और सेल फ्री सिस्टम यूज करना पड़ेगा। मतलब आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टडी करनी पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एक चीज को स्टडी करना पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एक चीज को आपको स्टडी करना पड़ेगा, एक एक चीज को आपको स्टडी करना पड़ेगा, एक एक चीज को आपको स्टडी करना पड़ेगा, एक एक चीज को आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो बच्चों ये हमने आपका पढ़ा, ये आपको सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया, आपको सेल थ्योरी पढ़ाई, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के दिए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है 10, ठीक है 10 क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी बूस्टर के किए हैं। 10 के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट की फॉर्म में क्लास खत्म होने के बाद आपको मिलेंगे, आपको मिलेंगे। और जितना आपने पढ़ा, जितना आपने पढ़ा उस बेसिस पर आप, ये आपका टेस्ट पेपर होगा जो आपको मिलेगा, ठीक है, जो आपको मिलेगा, ये आपका टेस्ट पेपर होगा जो आपको मिलेगा। ये भी आपको सॉल्व करना है, ये भी आपको सॉल्व करना है। ये देखिए पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा आपको, क्लास टेस्ट 1 यकीन नीट 2.0 2026, ये भी आपको मिलेगा। तो बच्चों हमने आपका क्या क्या पढ़ा, हमने आपका क्या क्या पढ़ा, हमने आपका क्या क्या पढ़ा। ये देखिए सेल एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट है, जिससे हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसकी सबसे बेसिक यूनिट सेल है। हमारा शरीर काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, उस सेल का नाम था कॉर्क। कॉर्क एक प्लांट सेल है, ये डेड है क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। अगर आप न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के साथ सेल मेम्ब्रेन भी जोड़ देंगे तो आपका प्रोटोप्लास्ट आ जाएगा, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट में क्या नहीं आया, सेल वॉल नहीं आया, सेल विदाउट सेल वॉल। सबसे पहले लिविंग सेल डिस्कवर किया था एंटोन ल्यूविनहुक ने, बैक्टीरिया डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था ऑर्चिड प्लांट में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल की स्टडी करना आपका कैसे हो गया, सेल की स्टडी करना आपका इजी हो गया। इनएनिमेट का मतलब है नॉन लिविंग थिंग, टेबल चेयर जिनमें सेल्स एब्सेंट होती है। एनिमेट का मतलब है लिविंग, इनमें सेल्स आपकी प्रेजेंट होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके सेल के बने होते हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, एक सेल वाला एक से ज्यादा सेल इसके अंदर होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये भी परफॉर्म कर सकता है। एक सिंगल सेल वाला भी ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। तो एक सेल से कम कुछ नहीं होता, एनीथिंग लेस देन सिंगल सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक। सेल थ्योरी स्केलेटन एंड श्वान ने फॉर्मुलेट की थी, ठीक है। इन्होंने बताया जितने भी प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स, वो आपके सेल्स के बने हैं और सेल्स आपका टिश्यू बनाता है। जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर श्वान 1839, एनिमल सेल कवर होती है एक पतली सी लेयर जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल के अंदर। जो भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो सेल के बने हैं और सेल के प्रोडक्ट के बने हैं। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नई सेल्स किससे फॉर्म होती है, इसको एक्सप्लेन किया था रडल्फ वर्चो ने 1855 में। इसका मतलब सेल थ्योरी को फाइनल शेप इन्होंने दिया।
इन्होंने बोला कि कोई भी नई सेल्स पुरानी सेल्स के डिवीजन की वजह से आपकी बनती है, और ये सारे के सारे हमने यहां पर आपके क्वेश्चंस किए हैं। तो बच्चों आज थोड़ा कम पड़ा है क्योंकि पहली क्लास थी, थोड़ा स्टार्टिंग में आपसे बातचीत करने में थोड़ा सा टाइम चला गया, लेकिन क्लास इसी तरीके से चलेगी। कोई बहुत, मुझे नहीं लगता कि पूरी क्लास में कोई हंसी मजाक कुछ नहीं होगा, एकदम डिसिप्लिन से चलेगी, पूरी सिंसियरिटी के साथ चलेगी, इसी एनर्जी के साथ हम पूरे साल पढ़ेंगे। तो एक कमेंट करके जरूर बताना आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, आपको लेक्चर पसंद आया तो आप एक कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। आपके फीडबैक पीडब्ल्यू के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और बस पॉजिटिविटी रखिएगा, टीचर पर ट्रस्ट रखिएगा, ठीक है, ईश्वर पे बिलीव करिएगा और खुश रहिएगा, ठीक है। ये जर्नी स्टार्ट हुई है, स्टेप बाय स्टेप हमें एफर्ट डालने पड़ेंगे, डेली हमें अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर हमें मंजिल मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, आप क्लास में आए, क्लास अटेंड किया, हमारा सम्मान बनाया। थैंक यू सो मच।